नमस्कार, मैं परिवर्तन समाचार पत्र से रजनीश त्रिपाठी और आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही आवश्यक है। आप कहते हैं ना कि हमारे देश में न्याय है, सुशासन है। ऐसा मैं नहीं कहता, देश के मंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं और कई नेता कहते हैं, लेकिन सुशासन की पोल खुलने वाली है। आपको क्या लगता है, पुलिस विभाग, प्रशासन विभाग क्या न्याय दे पाता है? न्याय की स्थिति क्या है? कहते हैं कि न्याय की स्थिति जब से सरकारें अभी बदली है तब से न्याय की स्थिति बहुत बदल गई, लेकिन इन्हीं सरकारों में न्याय कैसे मिल रहा है ये बहुत आवश्यक है जानना। एक व्यक्ति दर दर भटकता हुआ, दर दर की ठोकरें खाता हुआ सभी दूर से न्याय की गुहार लगाते हुए पहुंचा, लेकिन आज तक उसे न्याय नहीं मिल पाया। न जाने कितने पुलिस ने जांच करी, कितने बड़े अफसरों ने जांच की, लेकिन क्या वो अफसर पढ़े लिखे थे? यह भी एक समस्या का विषय, क्योंकि मेरी नज़र में अगर दस्तावेजों को कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी देख लेता है तो ये कहता है आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ, आपको तो न्याय मिलना चाहिए। वही अधिकारी कहते हैं कि आपको तो न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उनकी जांच की रिपोर्टें कुछ अलग बताती है। आज तक एफआईआर नहीं हो पाई, ना ही जांच हो पाई। कोर्ट, यहाँ तक कि कोर्ट ने भी माना कि हम उन मसलों को वापस से खोलते हैं जिन मसलों पर लगता है कि बहुत गलत हुआ है। कोर्ट यह मानता है कि आत्मा को झकझोर देने वाले प्रकरणों पर ही वापस से सुनवाई होती है, और ऐसे ही एक प्रकरण में कोर्ट ने सुनवाई की और कहा भी कि इस तरह के प्रकरण आत्मा को झकझोर देते हैं। आज कई वर्षों से 2015 से लेकर अब तक 7 साल हो चुके हैं लगातार दौड़ते हुए, लेकिन पुलिस आज तक सही जांच नहीं कर पाई, क्राइम ब्रांच सही जांच नहीं कर पाया, आला अधिकारी सही जांच नहीं कर पाए, सीएम, पीएम, यहां तक कि आरबीआई तक को भी आवेदन दिए गए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मानवाधिकार तक भी गए, कोई कार्यवाही नहीं। जहां से भी जांचें होती सिर्फ गलत होके आती। आरटीओ जो कि भ्रष्ट है ही, मैं तो कहता हूं कि भ्रष्ट है। क्यों? क्योंकि इतने कारनामों के बाद अगर भ्रष्ट नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? तो ये भ्रष्ट, इसको भी 25 शिकायतें दी गई, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अब उम्मीद जनता से है, लेकिन इतने के बावजूद भी फरियादी जो है शासन से उम्मीद लगाया जाता है, और शासन से उम्मीद लगाए बैठा है, यह हंसी का विषय है। लेकिन अगर आपने वास्तविक में सुन लिया कि क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ हुआ और कैसे हुआ, तो आप खुद अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। मैं कहता हूँ कि न्याय खत्म हो चुका है, इस बात को मान लेने में हमें कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। क्यों? पुलिस सिर्फ दावे करती है, लेकिन आज की डेट में केवल फर्जी प्रकरण बनाना, लोगों से समझौता करना एक ठगी जैसा व्यवहार हो गया है। लेकिन आम आदमी आज भी दौड़ रहा है। अगर कोई उनके खिलाफ बोले तो उस पर एफआईआर, कायमी। शासकीय कार्यों में गलत हो रहा हो और कोई बोल दे, उस पर भी कायमी। लेकिन अब आज मैं आपको बताता हूं, जो पोल खोलने वाला हूं ये सारी पोल खोल के रख देगा शासन की, न्याय की। मैं बताता हूं शुरुआत कहां से हुई, कितने थानों पर एफआईआर हुई। चलिए बात करते हैं पहले तो इंदौर की। इंदौर में पलासिया थाना में हुई, जांच हुई, कोई काम की जांच नहीं। फिर राजेंद्र नगर में जांच हुई, जहां पे सिटी फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस के खिलाफ जांच हुई, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जांच में दिख तो रहा है कि गलत हुआ है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। फिर जूनी इंदौर में जांच हुई, जूनी इंदौर में भी इसी तरह की जांच हुई। फिर उसके बाद तुकोगंज इंदौर थाने में जांच हुई, थाना भौरकुआ में भी जांच हुई, थाना बेटमा में भी जांच हुई, तेजाजी नगर इंदौर पुलिस थाने में भी जांच हुई, आजाद नगर में भी जांच हुई, सीएम हेल्पलाइन के द्वारा मसला गया, सीएसपी अन्नपूर्णा द्वारा भी जांच की गई, एडिशनल एसपी जोन क्रमांक 2 और 3 द्वारा भी जांच की गई, एसपी के पलासिया द्वारा भी जांच की गई। वर्ष 2018 से 21 के बीच में जांच की गई। जबलपुर के थाना गढ़ा द्वारा जांच की गई, जबलपुर के थाना आधार तल द्वारा भी जांच की गई, इनके सीएसपी द्वारा भी जांच की गई। अब एक बात मैं बता दूं कि जबलपुर में भी जो जांच हुई, वहां पे फरियादी के अगेंस्ट में पुलिस के फर्जी दस्तावेज जारी किए गए थे, लेकिन जिस पुलिस को पता है कि हमारे फर्जी दस्तावेज जारी किए जा चुके हैं, वह पुलिस भी अपने फर्जी दस्तावेजों पे जो कि फरियादी के विरुद्ध इस्तेमाल किए गए उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर पाई। तो समझ लीजिए कि पुलिस के दस्तावेज फर्जी बनाना गुनाह नहीं हमारे देश में,
इससे तो यही साबित होता है। लेकिन अगर आप करेंगे या मैं करूंगा तो शायद गुनाह हो सकता है, लेकिन बड़े लोगों के लिए गुनाह नहीं है। यह पुलिस की विश्वसनीयता है कि आप कैसे विश्वास करें पुलिस पर। चलिए, इसके बाद पीएमओ को भी शिकायत की गई 2017 में। कहते हैं कि जब न्याय नहीं मिलता तो पीएमओ को शिकायत की जाए, एक बार में आवाज़ उठती है, लेकिन पीएमओ भी फेल हो गया। आरबीआई में भी जांच के लिए दिया गया कि इन सिटी फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस द्वारा कैसे धोखाधड़ी की गई, उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। इसके बाद 60 से 70 सीएम हेल्पलाइन, कोई रिजल्ट नहीं। कहते हैं सीएम साहब बड़े गर्व से कि सीएम हेल्पलाइन बहुत सहयोग करती, लेकिन शायद एक आदमी का सहयोग नहीं कर पाई। इसके बाद आरटीओ के पास भी 2015 से 18 के बीच में 10 से 15 शिकायतें गई, लेकिन आरटीओ तो भ्रष्ट है ही। ये तो ऐसा विभाग है जो भ्रष्टाचार से पूरी तरह लिप्त है। इनके दस्तावेजों के आधार पर मालूम पड़ता है कि किस तरह से गलत किया गया, लेकिन आरटीओ शिकायत का निराकरण नहीं कर पाया। कलेक्टर कार्यालय में भी 200 से 250 शिकायतें हो गई 2015 से 2022 तक। न जाने कितने कलेक्टर बदल गए, लेकिन इनकी किस्मत नहीं बदल पाए। अब बात आती क्राइम ब्रांच की। यह घटनाक्रम इस तरह हुआ कि गाड़ी को सीज जहां से किया गया दूसरी जगह से बताया गया, दस्तावेज फर्जी बनाए गए, थाने के भी दस्तावेज बनाए गए, फाइनेंस कंपनियों द्वारा भी फर्जीवाड़ा किया गया। सब दूर से इतना फर्जीवाड़ा लिप्त कि देखकर भी शर्म आती है कि क्या इतने फर्जीवाड़ी के बाद भी हमारा कानून सोया रहता है। अब उम्मीद जागती है क्राइम ब्रांच से। क्राइम ब्रांच ने भी जाँच की अभी त्वरित में, लेकिन क्राइम ब्रांच तो इतना महान निकला जिसको हम कहते हैं कि क्राइम ब्रांच पावरफुल संस्था है। जहां पुलिस काम नहीं कर पाती वहां क्राइम ब्रांच काम करता है। क्राइम ब्रांच ने घटनाक्रम ही बदल दिया और इसकी जांच की थी भास्करे साहब ने, जो कि अभी गांधीनगर थाने में पदस्थ हुए हैं टीआई के पद। शायद उन्हें पदोन्नति मिली, लेकिन शायद इस कार्य की वजह से मिली क्या? इतना अच्छा कार्य किया था क्या उन्होंने बता दिया कि गाड़ी गुजरात से सीज हुई थी। आज तक के दस्तावेजों में केवल यही चला आ रहा था कि गाड़ी जबलपुर से सीज हुई थी। अब ये काया ही पलट दी गई है केस की। जबलपुर के फर्जी दस्तावेज लगाए गए, कोर्ट से केस लगाए गए, कोर्ट में केस हार चुकी कंपनी, इसके बावजूद घटनाक्रम ही बदल चुका है। तो क्या सीबीआई या क्राइम जिसको हम कहते हैं क्राइम ब्रांच अच्छा काम किया उसने? अभी भी अधिकारी कहते हैं कि हम जांच करेंगे, लेकिन आज तक जांच हो नहीं पाई है। ईओडब्ल्यू को शिकायत दे दी गई है, अब शायद देखते हैं क्या जांच करते हैं। थाना देपालपुर में भी शिकायत हुई और पुलिस इंदौर मुख्यालय में भी न जाने कितनी बार शिकायत हुई। थाना एमआईजी पर भी शिकायत हुई, कमिश्नर कार्यालय पर भी शिकायत हुई, पीएम को शिकायत हुई, केंद्रीय गृह मंत्री को शिकायत हुई और कई अखबारों में छपा, लेकिन आज तक केवल न्याय नहीं मिल पाया, बाकी सब कुछ मिला। तो इसका अर्थ है कि क्या विदेशी संस्थाएं जांच करेगी? क्या विश्व की संस्थाएं जांच करेगी जो हमारे देश में न्याय नहीं मिल पा रहा है? क्या हमारे देश की पुलिस को फर्जी केस बनाने से फुर्सत नहीं? हम जिसके दम पर सुरक्षित है, हम कहते हैं कि पुलिस है तो हम जिंदा है, वही पुलिस आज इतने प्रकरणों के बाद भी कुछ नहीं कर पाई। इस पर क्या कहे जाए? अब हम बात करेंगे अनीस खान जी से, उन्हीं के वक्तव्य सुनिए किस तरह से वो परेशान और क्या हुआ। लेकिन अगर इसके बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है तो मैं कहता हूं कि न्याय व्यवस्थाओं पे खर्चा कम कर देना चाहिए और जनता को इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हम सुरक्षित हैं, क्या वास्तव में हम इस देश में सुरक्षित हैं और न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो क्या न्याय मिल पाएगा? ऐसे में जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप सभी को आगे आना। चर्चा करने जा रहे हैं जिनके साथ इतनी ज्यादतियाँ हुई है, जो भी आपने सारा घटनाक्रम मैंने बताया है उस संबंध में हम चर्चा करते हैं। मैं मौजूद हूँ अनीस खान जी के साथ, जिनके साथ इतनी धोखाधड़ी हुई है जो कि आप पहले सुन चुके हैं। तो अनीस खान जी, आप मुझे बताएं कि यह आप कितने सालों से परेशान हो रहे हैं? जी, मैं 2015 से परेशान हो रहा हूँ। अच्छा, 2015 से ये परेशान। अच्छा, आपके साथ धोखाधड़ी किस किस ने की है? मेरे साथ में धोखाधड़ी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी ने की है, हाँ। एवं 2 बीमा कंपनियों ने की है, एवं पुलिस अधिकारियों ने जो है 45 थानों पर मेरे केस की जांच की गई है, लेकिन सारी जगहों के जांच रिपोर्टें भी गलत यानी कि जो है जांच की जा रही है। इसके बाद में श्रीराम फाइनेंस कंपनी ने मेरे खिलाफ एक आर्बिट्रेशन का अवार्ड पारित किया था, जो 23,41,000 रुपये का था। वह अवार्ड जो पारित किया था, उस अवार्ड को मैंने जिला न्यायालय में चुनौती दी कि जो अवार्ड आदेश मेरे खिलाफ पारित किया है वो गैर कानूनी और अवैधानिक है। इस अवार्ड आदेश के ऊपर जो है न्याय कोर्ट के द्वारा जांच की गई, तो न्याय कोर्ट के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है
कि वास्तविक यानी कि आपके साथ में हर तरीके की धोखाधड़ी हुई है और इस मामले में श्री राम फाइनेंस कंपनी का इस 23,41,000 रुपये का अवार्ड हमारे द्वारा खारिज किया जाता है। तो न्याय कोर्ट के जिला कोर्ट के द्वारा इस अवार्ड पारित को भी खारिज कर दिया गया है। अच्छा, तो इस अवार्ड को भी खारिज किया गया। जिला कोर्ट ने माना कि यह अक्षम्य अपराध है और ऐसे प्रकरणों की ही सुनवाई होती। अनीस खान जी पिछले कई वर्षों से परेशान हैं। कितने 45 थानों में आवेदन दे चुके हैं। इसके अलावा आपने क्या मुख्यमंत्रियों को और प्रधानमंत्रियों को और सभी जगह पे आवेदन दिए हैं? जी, मैंने जो है मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल वल्लभ भवन में भी यानी कि बाय पोस्ट आवेदन भेजे हैं। और आरबीआई को इसके बारे में सूचना प्रदान की थी आपने? जी, आरबीआई को भी मैंने शिकायत दर्ज की थी, लेकिन वहाँ से भी कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है। अच्छा, सभी थानों में जो रिपोर्ट दी गई है क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी, सभी थानों से जो रिपोर्ट दी गई है उससे मैं असंतुष्ट हूँ, क्योंकि जांच जो है पुलिस के द्वारा जांच 3 भागों में की गई है और श्री राम फाइनेंस कंपनी जो है एक ही वाहन को 3 तारीखों में बेचना बता रही है। तो एक ही वाहन 3 तारीखों में कैसा बेचा जा सकता है, ये तो असंभव है। अच्छा, आरटीओ के द्वारा भी इसमें घपला किया गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, आरटीओ कार्यालय ने भी जो है धोखाधड़ी मेरे साथ में फाइनेंस कंपनी से साठगांठ में मिलकर की है। इंदौर आरटीओ के द्वारा मेरा जो वाहन है जिसका वाहन क्रमांक MP09HG1004 था, ये फर्स्ट ऑनर मेरे नाम से इंदौर आरटीओ रिकॉर्ड में दर्ज था। उसके बाद में श्री राम फाइनेंस कंपनी की साठगांठ में आकर के इंदौर आरटीओ ने मेरा वाहन सेकंड ऑनर 29/7/2015 को श्री राम फाइनेंस कंपनी के नाम ट्रांसफ़र किया है। उसके बाद में जब मैंने ऑनलाइन आरसी रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज फिर निकालना चालू करे तो उसमें मुझे दोबारा जो है थर्ड ऑनर के नाम से आरसी रजिस्ट्रेशन का दस्तावेज भी सादिक खान पिता याकूब खान बेटमा दौलताबाद के नाम से प्राप्त हुआ है। अच्छा। और उसमें जो है इशू डेट जो है 29/7/15 उसमें भी बताई गई है और सेकंड ऑनर के नाम ट्रांसफ़र में भी इशू डेट 29/7/15 ही बताई जा रही है। तो मेरा मानना यह है कि एक ही वाहन एक ही तारीख में 2 ऑनर के नाम ट्रांसफ़र कैसा किया जा सकता है। चलिए, अच्छा, अभी की लेटेस्ट जो बात हुई है वो क्राइम ब्रांच द्वारा भी जांच की गई। अच्छा, आप बता पाएंगे कि क्राइम ब्रांच द्वारा आपकी जो जांच की गई उसमें क्या पाया गया? क्राइम ब्रांच के यानी कि जो है 45 जगहों की जांच से मैं असंतुष्ट हुआ। फिर मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायतें दर्ज की कि साहब 45 जगहों की जांच रिपोर्ट से मैं असंतुष्ट हूं, तो मेरी जो है जांच क्राइम ब्रांच से करवाई जाए। तो मामला जो है क्राइम ब्रांच में गया। क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी ने रमेश कुमार भास्कर साहब के द्वारा मेरे केस की जांच की गई। अब 2 साल पहले तो जो है पुलिस थाना राजेंद्र नगर ने श्री राम फाइनेंस कंपनी से लिखित जवाब प्राप्त किया कि अनीस खान का वाहन सीज करने से पहले आपने किस थाने पे सूचना दी है। तो फाइनेंस कंपनी ने पुलिस थाना गढ़ा को लिखित में पुलिस थाना गढ़ा जबलपुर का दस्तावेज प्रस्तुत किया है जो मेरे हाथ में मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है पुलिस थाना गढ़ा को जानकारी दी है। उसके बाद में जो है क्राइम ब्रांच के द्वारा जांच की गई है। तो क्राइम ब्रांच के द्वारा जब जांच की गई है तो श्री राम फाइनेंस कंपनी के द्वारा इस ट्रक को सीज करना गुजरात से बताया जा रहा है। तो ये कैसा संभव है? इसका अर्थ है कि अभी तक जो जांच चल रही थी इसमें बताया जा रहा था कि यह वाहन जबलपुर से जब्त किया गया है। हालांकि जबलपुर की पुलिस का और गढ़ा थाने पुलिस का कहना है कि हमने कोई जब्ती का लेटर इशू नहीं किया, हमारे थाने से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। लेकिन जबलपुर के गढ़ा थाने का पत्र लगाया जा चुका है कोर्ट में साक्ष्य के रूप में, जो कि कोर्ट को गुमराह करना कहलाता है। लेकिन अब क्राइम ब्रांच ने तो पूरा तख्ता ही पलट दिया, वाहन ही जबलपुर से गुजरात पहुंचा दिया है। यह कहानी इस तरह से चल रही। आपको क्या लगता है कि आपको मध्य प्रदेश सरकार या इस देश में न्याय मिल पाएगा? जी, मुझे जो है इस भारत सरकार के ऊपर काफ़ी भरोसा है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार का न्याय 40 देशों से अच्छा न्याय कानून है, लेकिन यहाँ का भ्रष्टाचार से जो है आदमी यानी कि जो है हाथ पैरों पे आ जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार ही इतना यानी कि जो है इस देश में फैला हुआ है
कि आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच सही नहीं कर पाता है। कोई भी जांच अधिकारी अगर जांच सही करेगा तो ही एक गरीब आदमी को इंसाफ मिल पाएगा ना। आज इतने वर्षों से परेशान होने के बाद भी अनीस खान को सरकार के ऊपर विश्वास है, अपने देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास है, मुख्यमंत्री पर विश्वास है कि हाँ मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक न्याय की उम्मीद कहीं से दिखती नहीं आ रही है। आइए देखते हैं क्या होता है, क्या इसके बाद भी शासन प्रशासन जागता है और एक व्यक्ति को न्याय मिल पाता, हमारे देश में न्याय बचेगा। परिवर्तन न्यूज़ के लिए मैं रजनीश त्रिपाठी, धन्यवाद।